and good evening, all of you. Welcome to the another lecture of Polity series. We have already covered till article number 22nd, that is right against detention. और आज हम 23rd से 30 तक. Now 23 and 24 relates to right against exploitation. 25, 26, 27, 28 are the religious rights, and 29 and 30 are cultural and educational rights. So thank you all for joining us, and if you have any problem, any doubt, you can always ask us in the comment box. If you have any suggestions, please feel free to contact us, and let's begin for the day. So the first is the right against exploitation. तो संविधान में एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए भी दो राइट्स दी गई हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24. अब मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो है कुछ राइट्स स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होती हैं, कुछ राइट्स प्राइवेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल होती हैं. ये एक ऐसी राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक ऐसी राइट है जो कि आपके पास स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है. उसका वायलेशन चाहे स्टेट करे या कोई निजी व्यक्ति या प्राइवेट इंडिविजुअल करे, आप दोनों के खिलाफ आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 23 क्या बोलता है. आर्टिकल नंबर 23 बोलता है कि भैया जी हम जो है प्रोहिबिट करेंगे किसको, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. तो दो चीज क्या बोल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेंगे एंड फोर्स्ड लेबर. देखो भाई, फोर्स्ड लेबर क्या हुआ कि आपने पहले सुना होगा कि बंधुआ मजदूरी. बंधुआ मजदूरी क्या होती है, जबरदस्ती आप किसी से लेबर करा रहे हैं. इसके अंदर भी दो चीज आ जाएंगी भाई. एक तो ऐसी लेबर कि आपने उससे काम करवाया, आपने उस व्यक्ति को पैसे नहीं दिए. ठीक है, एक लेबर तो आपकी ये हो जाएगी कि आपने किसी व्यक्ति से काम करवाया और उसको पैसे नहीं दिए. सेकेंड बात, आपने किसी का बच्चा किडनैप कर लिया और बोला कि तुम भैया ऐसा करो कि 2 दिहाड़ी लगा लो हमारे यहाँ, तुम्हारे बच्चे को निपटा देंगे. ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, एक टाइप की फोर्स लेबर है. अब मैंने आपको बताया कि जो लॉज हैं वो सोसाइटी के हिसाब से आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1947, जब देश आजाद हुआ उसके बाद लिखना चालू हुआ. तो 1940-50s के आसपास आप सोच सकते हैं कि देश की स्थिति क्या थी. तो ऐसे लॉज लाना जरूरी थे, इसीलिए आज अनटचेबिलिटी शायद आप लोग नहीं देखते हो. नूक्स एंड कॉर्नर्स में कहीं प्रैक्टिस होती है, बट देन आर्टिकल 17 में हमने देखा था कि यू हैव अ राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ऑल्सो. दैट राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल एज वेल एज अगेंस्ट स्टेट. तो आर्टिकल नंबर 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. इसीलिए इसको इम्बाइब करने के लिए मैंने आपको लॉज बनाने पड़ते हैं. लॉज भी बनाए गए हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिक एक्ट. ठीक है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976. ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1 देखेंगे तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स की खरीद फरोख्त लोगों की, जैसे स्लेव्स को ले जाते थे पहले जमाने में, या आज भी वुमेन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा चलती है कि छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके जो है गलत कामों के लिए बेचा जाता है. तो ये सब जो है बैंड है, और ये बैंड किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बैंड है, और इसके लिए जो है अलग अलग एक्ट्स भी बनाए गए हैं. तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड दी बेगार. भाई बेगार का मतलब क्या हुआ, बेगार का मतलब हुआ बॉन्डेड लेबर, या आप एक टाइप का बॉन्डेड लेबर समझ लीजिए जहां आप पैसे नहीं देंगे विदाउट रिन्यूमरेशन. पैसा नहीं मिला, आपसे काम करवा लिया, आपको कोई पैसा नहीं दिया, पैसा भैया जी देंगे. ठीक है, भैया जी से बात करना. तो इस टाइप को ये क्या हो गया, बेगार. ठीक है, ये क्या हो गया, बेगार. एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. और इसको फिर लाने के लिए लॉज बनाए गए, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट. ठीक है, 1956, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1978. अब तो उसको क्या, इन सब एक्ट्स को एक लेबर कोड बनाया, उसमें सम्मिलित कर लिया गया. बट ठीक है, ये बात तो सही है,
बट 23(1) का एक्सेप्शन क्या है? 23(2) क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस। अगर आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे तो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होगा। आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि स्टेट जो है आपसे कंपल्सरी सर्विस ले सकता है। मान लिया कोई वॉर हो गया, जैसे मान लिया आप रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ऐसी इंडिया और किसी कंट्री का वॉर हो जाए, ठीक है, तो स्टेट आपको कॉल कर सकता है कि ऐसा है, यहाँ पे आके आप जो है चौकीदारी करो या लड़ाई करो, और उसका कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये तो मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया आर्टिकल 23 में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे। विदाउट इन्वेस्टिंग स्टेट के पास पावर है, वो आपसे करवा सकता है। बट जब स्टेट ऐसा करेगा तो स्टेट जो है डिफरेंशिएट नहीं करेगा, डिस्टिंक्शन नहीं करेगा, है ना, भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। इन सब बेसिस पे जो है स्टेट जो है किसी भी को रोक नहीं सकता। क्या पर्टिकुलर रिलीजन के कंपल्सरी सर्विस तो है, लेकिन आप पर्टिकुलर रिलीजन के तो आप नहीं आएंगे, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। ये थी कहानी किसकी? आर्टिकल नंबर 24 की। ऐसे ही एक और राइट है हमारे पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर ही, दैट इज आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। अब आर्टिकल 24 क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये वो एक्ट है, आपने सुना होगा कि 14 साल से बच्चे जो नीचे के जो बच्चे हैं वो हजार्डियस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, यही है वो एक्ट, ठीक है। और इसी के लिए एक एक्ट बनाया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ठीक है। ये क्या बोलता है कि 14 साल से नीचे के बच्चे हजार्डियस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, बट देन जो है जो नॉन हजार्डस हैं उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर सरकार इसको जो है इंप्रूव करती गई, तो कुछ 2006 के आसपास सरकार ने करते जो बच्चे 14 साल नीचे वो ढाबे वगैरह पे भी जो मतलब हाउस होल्ड वर्कर्स टाइप के थे वो भी जो है वहां पे भी जॉब नहीं या काम नहीं कर सकते हैं। बट देन आप याद जाएंगे कि देश की दुर्भाग्य है या आप कह लिए दुर्दशा है कि छोटे छोटे बच्चे आपको चाय स्टॉल्स पर, है ना, या ढाबे में काम करते हुए मिल जाएंगे, जिनको हम सब आप लोग छोटू बुलाते हैं, ठीक है। तो ये आप कुछ भी कह लीजिए, बट देन ये बैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बैंड है, बट क्या करें, है ना। और यही वो एक्ट था क्योंकि चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो इसी के अंदर जो है आपने सुना होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, ठीक है। और उसके अंदर एक एजेंसी है NCPCR, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ऐसे ही स्टेट में भी एक एजेंसी होती है। तो ये सब एजेंसीज भी किस आर्टिकल को इन्फोर्स करने के लिए दी गई है, दैट इज आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो आप 14 साल से बच्चे नीचे से काम नहीं करवाएंगे, 14 साल से नीचे के बच्चे से काम नहीं करवाएंगे हजार्डस इंडस्ट्री में। अगर आप ऐसा करवाएंगे तो आपको जुर्माना हो सकता है, आपको सजा हो सकती है इन वेरियस एक्ट्स। जैसे कुछ एक्ट हैं, लेबर मैंने बताया आपको, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया, ठीक है। फिर एडोलेसेंट एक्ट है, फिर 4-5 ऐसे एक्ट हैं, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम रिलीजियस राइट पे, है ना, राइट टू रिलीजन या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या बोलता है कि आपको जो है रिलीजन चार आपके जो है 4 इसमें आर्टिकल है 25, 26, 27, 28। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं ये, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। तो 4 चीजें बोल दी। क्या बोल दी? कंसाइंस, कंसाइंस होगा कि आपका आपके भगवान से किस प्रकार का संबंध है। मैं जो पीपल के नीचे बैठ के ध्यान करके भगवान से पूजा करता हूं, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, तो आपका जो है, बट ये याद रखिएगा पब्लिक डिसेंसी। तो पब्लिक डिसेंसी अभी वो एक महिला है, वो बिकनी वैन के मेट्रो में चढ़ गई थी, तो वो उसमें क्या कंट्रोवर्सी उठी कि पब्लिक डिसेंसी, ठीक है, लोगों की सोच की बात अलग है, बट पब्लिक डिसेंसी भी तो आपको मेंटेन करनी है। तो पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी,
और हेल्थ, इन सब के बेसिस पे जो है आपसे ये फंडामेंटल राइट्स छीनी जा सकती है, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा आपके पास आर्टिकल 25 में 4 राइट है कि आप प्रोफेस कर सकते हैं। भाई प्रोफेस का मतलब क्या हो गया, आपका जो इनर जो सेल्फ है वो भगवान से कैसे कनेक्ट करता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कंसाइंस से आप कनेक्ट हो गया, अब आप प्रोफेस कर सकते हैं कि आपको कैसे उसको प्रोफेस करना है या कैसे मानना है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और आप जो है खुले में रख सकते हैं कि मैं एक प्रोफेसिंग, जैसे आप बोलते हैं ना प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ कि आई एम अ प्रोफेसिंग हिंदू, आई एम अ प्रोफेसिंग मुस्लिम, आई एम अ प्रोफेसिंग जैन, ठीक है। बट फॉर फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट, Sikhs, Jains and Buddhists are considered as Hindus। इस आर्टिकल में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो आगे है वो आर्टिकल बेसिकली, ठीक है। बट देन फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, Sikhs, Jains, Buddhists are considered as Hindus only, ठीक है। तो प्रोफेशन आप खुले में बता सकते हैं कि मैं एक प्रोफेसिंग हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जो भी हूँ, ठीक है, ये भी आपको राइट है। फिर आपको क्या है, प्रैक्टिस करने की राइट है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप रिचुअल कर सकते हैं। जैसे आज जो है हनुमान जयंती है, तो बहुत सारे लोग जो है हनुमान जयंती को मान रहे हैं और उसके लिए उत्सव निकाले जा रहे हैं, है ना, रैलीज निकाली जा रही हैं। तो वो क्या है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, हवन हो रहे हैं, रिचुअल्स हो गए, ठीक है। तो हर धर्म के अपने अपने रिचुअल्स है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट देन आपको पब्लिक डिसेंसी, हेल्थ एंड मोरालिटी को ख्याल में रखना, ठीक है। और लास्ट में क्या कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। अब जो सारा गेम आजकल पॉलिटिकल गेम है वो प्रोपोगेशन का है। आर्टिकल 25 आपको प्रोपोगेशन बोल सकते हैं कि आप सही आइडियल्स, जो एसेंस है रिलीजन का, जो सही है में धर्म सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अब क्या है कि लोग आजकल रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग मानने लगे, बट देन आई थिंक spirituality is a part of religion, ठीक है। and the basic tenets, that is how to live happily, how to develop empathy towards other, how to be helpful, how to be calm, how to face the obstacles of this life, this is taught by religion, and that you can teach other also। but then आप कि ये जो right है, right to propagation, that does not include right to convert। कि आपने बोला कि ऐसा करो, आपने गरीब व्यक्ति को पकड़ा, आपने बोला ऐसा करो, मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए दूंगा, आप मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। दिस इज नॉट अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। दिस इज नॉट अलाउड, दिस वाज सेड इन सुप्रीम कोर्ट आल्सो, नाउ वी हैव एंटी कन्वर्जन लॉज आल्सो इन सम स्टेट्स, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ प्रोपोगेट you may tell the right idea of about your religion, but then propagation की आप, मैं तुम्हें ठीक करा दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दिला दूंगा, मैं तुम्हें जमीन ज्यादा दिलवा दूंगा, है ना, मैं तुम्हारी इस लड़की से शादी करवा दूंगा, ठीक है। ये सब जो है, जो कच्चे लालच होते हैं, ये सब अलाउड थे कि अलाउड नहीं है। तो राइट टू प्रोपोगेशन डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्जन, राइट टू कन्वर्ट को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 24-25 के अंदर भी आपके पास 4 राइट्स हैं। अब आर्टिकल 26 के अंदर चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि भैया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। देखो 25 और 26 में क्या फर्क है कि 25 जो है इंडिविजुअल लेवल पे बात करेगा, 26 जो है एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप की बात करेगा। तो 25 में जहां आपके पास इंडिविजुअल राइट्स हैं, 26 में आपके पास ग्रुप राइट्स आ जाएंगे, ठीक है। 26 क्या बोलता है देख लेते हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो राइट टू, तो इसके अंदर भी 3-4 राइट्स हैं आपके पास कि आप जो है कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके जो अफेयर्स हैं वो आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए कैसे कमेटी होगी, जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारा अराउंड द इंडिया, ठीक है। वो क्या एक टाइप का रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है। राइट टू एक्वायर द मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी है आपके पास, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। तो ये सब राइट्स आपके पास। आप जो रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाएंगे उसको लिए आप जमीन ले सकते हैं, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट ले सकते हैं। अब अगले आर्टिकल में देखेंगे उस पर आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, और क्योंकि टैक्स नहीं लगता इसलिए बहुत सारे केसेस भी हुए कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को कब रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा, ठीक है। तो आनंद मठ, रामकृष्ण मिशन, ये सब जो है आपके रिलीजियस डिनोमिनेशन है विद इन हिंदू। बट देन एक अरबिंदो सोसाइटी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना। जब उसको रिलीजियस
डिनोमिनेशन नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि उसको जो ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है आर्टिकल 26 के अंदर वो नहीं मिलेंगी, वो नहीं मिलेगी। ओके, तो इसलिए अगली बात पे समझ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है? फ्रीडम हैज टू द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर और रिलीजन। ठीक है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, आपको जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं आपने देखा होगा वो जो है इनकम टैक्स के बाहर रहते हैं। ठीक है, और उसको जो है इस्तेमाल भी किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जो है लोग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा दे देते हैं और उसको जो है अपनी इनकम में दिखा देते हैं, तो वह एग्जम्प्टेड हो जाती है, तो उनकी इनकम कम हो जाती है। तो टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए भी ये सब, तो हर चीज की हर चीज का या हर लॉ का अपना तोड़ है इंडिया में। ठीक है, हर चीज तो आपको हम क्लास में नहीं बता सकते, बट देन एग्जाम्पल देने के लिए या सच्चाई क्या है वो उससे भी अवगत कराना हमारी ड्यूटी है आपको। ठीक है, तो प्रमोशन के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आपको टैक्स नहीं देना है, किसी को भी को टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अब ये जो बात है ये सिर्फ टैक्स के लिए है। ठीक है, ये सब जो बात है ये टैक्स के लिए है, ये फी के लिए नहीं है। तो फी लेवी की जा सकती है, फी लेवी की जा सकती है। अच्छा, एक चीज और आ जाती है इसमें, स्टेट का रोल। तो इस आर्टिकल को जब अंदर से पढ़ा गया तो ये पाया गया कि स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट जो है जो टैक्सेस हैं या जो उसका आमदनी है वो नहीं दे सकता। अगर करेगा देगा तो सबको देगा। ठीक है, सबको देगा। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आइडिया है सबका साथ सबका विकास, तो वो यहाँ पे भी आएगा कि जब भी वो पैसे देंगे तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप करेंगे तो सबको देंगे पैसे। ठीक है, निष्पक्ष होकर काम करेंगे। ठीक है, तो आइडिया, आप किसी भी चीज की आइडिया या फिलॉसफी या उसकी स्पिरिट समझा करो कि क्या होगा। ठीक है, तो 27 से आप टैक्स से बच गए। अब अगले में चलते हैं 28 पे। 28 क्या बोलता है? 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपका मान्यता प्राप्त है या सरकार से एड लेता है। ठीक है, सरकार से एड भी लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो उस केस में क्या होगा यह आर्टिकल डिस्कस करता है। तो इसने जो है एक आपको छोटा सा बना देते हैं टेबल। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो जो है या तो एक तो रिकॉग्निशन लेगा वो स्टेट से। ठीक है, एक तो रिकॉग्निशन लेगा। ठीक है, और एक वो एड लेगा कि पैसे भी ले रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि रिकॉग्निशन तो लेता है और एड भी लेता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास पूर्ण आजादी है। ठीक है, आप इन टाइप के इंस्टीट्यूट्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देंगे ही नहीं। इस टाइप के इंस्टीट्यूट में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देंगे ही नहीं, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। जहां पे कि सरकार पूरी तरीके से मेंटेन कर रही है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पूरी तरीके से मेंटेन कर रही है। ठीक है, या आप ऐसे समझिए इसको कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि फुल्ली फंडेड है, स्टेट से फुल्ली फंडेड है। ठीक है, यहां जो है आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दोगे ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक बी केस पे कि ठीक है एडमिनिस्टर करता है स्टेट बट ट्रस्ट के अंदर है। ठीक है, स्टेट एडमिनिस्टर करता है बट ट्रस्ट के अंदर है। ये जो स्कूल है ये ट्रस्ट के अंदर है किसी पर्टिकुलर। यहां पे जो है आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है इंपार्ट कर सकते हो।
यहाँ पे जो है आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ए में क्या है, कंप्लीटली प्रोहिबिट हो गया, बी में क्या है कि परमिटेड है, आप दे सकते हो। ठीक है, और दो और चीजें हो जाती हैं, दो और आपके पास केस बन जाते हैं, सी और डी, जहां पे कि जो इंस्टीट्यूट है वो सी जो है वो तो रिकॉग्नाइज्ड है, वो सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट से, और डी जो है वो एड रिकॉग्नाइज तो है ही है, वो एड भी लेता है, या सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं है, सिर्फ एड लेता है। तो इन सब में आपके पास जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बट उसको अटेंड या करना या ना करना वो बच्चे के ऊपर है, वॉलेंट्री बेसिस पे, वो यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस पे ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो वॉलेंट्री बेसिस पे डिसाइड कर सकता है, वो वॉलेंट्री बेसिस पे डिसाइड कर सकता है। तो क्या हुआ कि जो फुल्ली मेंटेन्ड स्टेट के द्वारा, वहां तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देंगे ही नहीं। जो इंस्टीट्यूट स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, एडमिनिस्टर करता है, बट वो किसी ट्रस्ट या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर है, वहां पे आपको अलाउड है। और सी और डी क्या आपके पास की जहां पे इंस्टीट्यूशन स्टेट रिकॉग्नाइज करता है या एड स्टेट से आती है, तो वहां पे जो है आप दे सकते हैं, बट देन वो बच्चे के ऊपर है कि वो लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, वॉलंटरी बेसिस पे है। ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे है। तो ये थी बात किसकी, राइट टू रिलीजन की, राइट टू रिलीजन की। नाउ द नेक्स्ट आर दी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, दो आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, और जो आर्टिकल 30 है वो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलते हैं आर्टिकल नंबर 29 देखते हैं। पहले देखो आर्टिकल नंबर 29 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, नाउ दिस आर्टिकल इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, बट देन अगर आप इसको 29(1) को पढ़ोगे ना, 29(1) को पढ़ोगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बड़ी कैटेगोरिकली बड़े अच्छे से इसको डिफाइन किया कि दिस प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस। तो यहां रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात ही नहीं होगी, दिस प्रोवाइड एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन है, तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात ही खत्म हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो दो की कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है और माइनॉरिटीज का हेड है, बट देन इट कवर्स मेजोरिटी ऑल्सो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिटवीन द लाइंस पढ़ा। ठीक है, ऐसे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं। ठीक है, तो लिटरल रूल होता है, गोल्डन रूल होता है, कभी और लॉ में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस रेसाइडिंग इन द इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। LSC से याद कर लो इसको, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है ना, लंदन स्कूल ऑफ कॉर्पोरेशन याद कर लो कि किसी भी सेक्शन की अगर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर अलग होगा तो उनके पास राइट है अपनी कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को बचाने के लिए, बचा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बचाएंगे, वो उसके लिए स्कूल सेटअप कर सकते हैं, पर्टिकुलर आइडियाज ला सकते हैं कि वो कैसे उस कल्चर को सेट करें, और बट वो ये है कि पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी से एडियाड होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं कि हमें अपना कल्चर बचाना है तो हमने बगल वाले कबीले के सारे इंसानों को मार दिया है, ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अगर आपकी अलग है, जैसे एक ओल चिक्की स्क्रिप्ट थी, शायद संथाली की एक स्क्रिप्ट है ओल चिक्की, अब उसका एक लास्ट कोई बोलने वाला बचा था, तो ये सब जो है बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, यही हमारा रियल कल्चर है, यही हमारी रियल अर्निंग्स है। ठीक है, तो किसी भी सेक्शंस ऑफ सिटीजंस का जो जिसका कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग अलग है, उन्हें फंडामेंटल राइट है कि वो उसको बचा सकते हैं, और उसको बचाने के लिए द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय इट और दोज दैट रिसीव एड फ्रॉम इट टू एनी पर्सन बेस्ड ओनली ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो उसको बचाना, जो 29(2) है उसका मतलब यही है कि जो है बेसिकली स्टेट जो है डिनाई, सॉरी, जो सेक्शन ऑफ सिटीजन है वो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो 29(2) है ना, वो आप याद रखिएगा कि स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा कहां पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन, जहां जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो एड देता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो मान लिया अगर कोई एक ए स्कूल है जिसको की एड जाती है स्टेट से, तो स्टेट ये नहीं बोल सकता कि इस में जो है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
कंजर्व करनी है आपको लैंग्वेज स्क्रिप्ट, बट देन आप स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो ऐसा कर पाए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेट को तो इक्वल रहना है ना, स्टेट के लिए सारे सिटीजन है, स्टेट के लिए जो हर नागरिक इक्वल है, ठीक है। तो स्टेट के पास ये पावर नहीं है, स्टेट के पास ये पावर नहीं है। ओके, तो ये बात है आर्टिकल नंबर 29 की, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को ये अवेलेबल है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि माइनॉरिटीज को अवेलेबल है। आर्टिकल नंबर 13 वो आर्टिकल है जो सिर्फ माइनॉरिटीज को अवेलेबल है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 30 जो है सिर्फ माइनॉरिटीज को अवेलेबल है। और किस टाइप की माइनॉरिटीज? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। कास्ट बेस्ड माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं, अलग अलग। देखो माइनॉरिटीज डिफाइन करने के तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 30 कौन से प्रकार के या कौन से टाइप के माइनॉरिटीज की बात करता है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। तो देख लेते हैं 13 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर बचाने, 29 में क्या पढ़ा हमने? लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर बचाने के लिए वो अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर बचा सकते हैं, ठीक है। उन्हें राइट है, फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या हुआ कि कोई भी ऐसी माइनॉरिटी, उसमें तो क्या था कि एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन, बट इसमें क्या है कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी या कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था 29 में कि बचाने के लिए वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी सेटअप कर सकते हैं। तो वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है वो भी उनकी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 30, ठीक है। और वो उसमें जो है अपनी लैंग्वेज इंपार्ट कर सकते हैं, ऐसे प्रोविजन बना सकते हैं कि इसी लैंग्वेज को पढ़ाने वाला, इस लैंग्वेज को जानने वाला ही वहां पढ़ाएगा, तो उसको भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये सब उसके पास राइट्स हैं। तो माइनॉरिटी जो टर्म है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ये याद रखिएगा। माइनॉरिटी जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है, तो कई बार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर तो आपको पता ही है, द बॉस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स इट ऑल, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट व्हेन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority whether language, religion or language। भाई 32 ने क्या बोला? 31 में किसी भी रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिया। अब स्टेट के पास पैसा है, स्टेट ने एड बांटनी शुरू करी कि हम जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एड दे रहे हैं। तो 30 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि आप जो है जब ऐसी एड बांटेंगे, जब आप ये एड बांटेंगे या जब पैसा बांटेंगे, तो आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि यार ये जो है ना, ये तो आपने आर्टिकल 30 के अंदर एस्टैब्लिश कर रखा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या ये पर्टिकुलर रिलीजन का है या ये पर्टिकुलर लैंग्वेज का है। जब स्टेट पैसा बांटेगा तो वो इस चीज को कंसिडर नहीं करेगा। स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो इस चीज पे जो है डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है, डिफरेंशिएट कर पाए। अब देखो यार, बहुत सारी चीजें और इसके अंदर की ये बोला गया कि जब आप ऐसा करते हो तो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ठीक है। बट ये कोई जो इस आर्टिकल का आइडिया जो है ना, इस आर्टिकल का आइडिया है कि माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी पे इक्वल रखा जाए, ठीक है। क्या हुआ? उनको एक स्पेशल प्रोविजन बना के दे दिया गया, ठीक है। ये कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का जो है एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इस क्लास में इतना ही काफी रहेगा आर्टिकल नंबर 30 तक। और अगले क्लास में जो है देखो छोटे से मैं इसी में पढ़ाने वाला था, बट देन लेक्चर लंबा हो जाता है, बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में छोटा सा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32, उसके अंदर रिट्स हैं, रिट्स पढ़ा देंगे। और उसी के साथ जो है जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है कुछ कुछ उस पर प्रोहिबिशन रहता है, उसको डिस्कस कर लेंगे। और नेशनल इमरजेंसी और इमरजेंसी में क्या होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो उसके लेक्चर बना देंगे। तो 2 लेक्चर छोटे छोटे कोशिश करूंगा आज ही बना ले, या कल हम आपको बनाएंगे, वो 10-10 मिनट के 2 लेक्चर होंगे। सो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज गिव अस योर फीडबैक, एंड आई शैल सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय, कीप हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।